नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यूपी एलटी ग्रेड 2025 परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी के 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। और जब हम ये चर्चा करने जा रहे हैं तब यूपी जीआईसी का भी विज्ञापन आ चुका है, जिसके सिलेबस को हमने देखा तो उसका भी सिलेबस यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस से मिलता जुलता है। थोड़ा सा यूपीजीआईसी में कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं, लेकिन जिन प्रश्नों को लेकर हम आप सभी के सामने चर्चा कर रहे हैं वो भी प्रश्न यूपीजीआईसी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी विद्यार्थी यूपी एलटी ग्रेड 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीजीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल पर मुख्य परीक्षा लिखित के दृष्टिकोण से जिन भी प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है उनको ध्यान से देखेंगे, अपने लिए मानकर देखेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर, जो कि इस प्रकार है। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए प्रमुख बोलियों पर प्रकाश डालिए। हमने शब्दों का निर्धारण किया है। 125 या 200 शब्दों में जब भी लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोशिश है कि आप परीक्षा में ठोस तरीके से अपने आंसर को लिखें, जिससे कि अधिक से अधिक अंक आपको मिल सके। ठीक है, तो हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए प्रमुख बोलियों पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे, हिंदी कई बोलियों की मिश्रित भाषा है। इसका क्षेत्र विस्तार हिमाचल प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लेकर बिहार तक है, जिसे हिंदी पट्टी कहा जाता है। हिंदी का स्वरूप 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों से निर्मित होता है, जो इस प्रकार है। और यहाँ पर एक चार्ट आप बना देंगे कि जो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो ये चार्ट आप बना देंगे और अगर अच्छे से अभ्यास किए रहेंगे, आपकी लिखने की स्पीड अगर तेज रहेगी तो आप जल्दी में भारत का एक मैप भी बनाकर एक बता सकते हैं कि किस एरिया तक पूरा हिंदी का विस्तार है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों की कॉपियों से आपकी कॉपी अलग रहेगी। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। तो हिंदी की बोलियों को लेकर यहाँ पर बात की गई, उपभाषाओं को लेकर बात की गई, और जिन बोलियों के मिश्रण से हिंदी का निर्माण हुआ है, स्वरूप विकसित हुआ है, उसको लेकर हम बात किए। लेकिन आगे चलकर एक टर्निंग मोड आता है, जिसमें नाम आता है भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है। अगर आपने जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम इसमें जोड़ दिया तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपने हिंदी भाषा अच्छे से पढ़ा है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ को भी पढ़ा है। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आपके उत्तर में आने का मतलब है कि आपने मूल किताबों को, प्रामाणिक किताबों को पढ़ा है। तो ग्रियर्सन ने 2 ही उपभाषाओं को हिंदी के अंतर्गत माना है, वो भी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं ग्रियर्सन के हिसाब से। आगे अब आपको लिखना होगा हिंदी की प्रमुख बोलियां, क्वेश्चन में था। तो देखेंगे आप, हिंदी की कुल 17-18 बोलियां हैं, लेकिन समय के मुताबिक और शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ प्रमुख बोलियों के ऊपर ही चर्चा करनी। तो आप कैसे उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे हिंदी की प्रमुख बोलियां और लिखेंगे कि जैसा कहा जा चुका है हिंदी कई बोलियों का मिश्रण है, उसकी प्रमुख बोलियों का विवरण इस प्रकार है। तो सबसे पहले आप खड़ी बोली का नाम बताएंगे और उसके अंदर आपको लिखना क्या है। इसका क्षेत्र दिल्ली के आसपास देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर और मुरादाबाद आदि है। इसको कौरवी भी कहा जाता है। आज की हिंदी इसी बोली की मूल आधार है। तो जब भी आप खड़ी बोली हेडिंग देकर लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके उत्तर में एक कसावट है। सारी चीजें इसमें आ गई
कि खड़ी बोली का क्षेत्र क्या रहा है, इसका दूसरा नाम क्या रहा है, और आज जो हम खड़ी बोली बोलते हैं वही हिंदी का मानक रूप हो गई है। ठीक है, तो ये चीज भी आप बता दिए। अब दूसरी बोली है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पूरे ब्रज क्षेत्र की बोली है। एक चीज आपको आंसर में लिखते समय ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रज लिखना है। कई बार हम क्या ध्यान में रखते हैं कि लिखते कुछ है और हमारा हाथ लिखता कुछ है। वज्र भाषा अगर आपने लिख दिया तो वहीं पर आपका आंसर गलत हो गया। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आज हमने एक परीक्षा में गाइडिंग करने का मौका मिला था और इन्विजिलेशन की ड्यूटी मैं कर रहा था, तो एक लड़की निर्माण ऐसे लिखी हुई थी और एक लड़की अपने क्वेश्चन पेपर पे मस्तिष्क कम से कम 10 बार लिखी रही होगी अलग अलग ढंग से। तो उसके पेपर को मैंने देखा तो मैंने कहा कि मस्तिष्क फाइनली कैसे लिखी हो, तो उसने गलत ही लिखा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से लिखा था। हमने कहा कि नहीं बेटा, आपने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोली क्या सही रहेगा, तो मैं उसको बताया। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में शब्दों की वर्तनी को लेकर काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि लिखना कैसे। तो देखिए, हेडिंग कम से कम आप सही लिखेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे कि इसकी बकवास क्या सुनेंगे, लेकिन जो मैं मेन चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो शायद आप लाखों रुपए देकर भी नहीं समझ पाएंगे या फिर कोई बताने वाला नहीं। तो चीजों को समझिए, आप ही के लिए है। तो आपको ब्रज भाषा लिखते समय बताना है कि यह पूरे ब्रज क्षेत्र की बोली है। इसके अंतर्गत मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं और बरेली जिले आते हैं। एक समय यह भाषा पूरे हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। ब्रज भाषा का साहित्य समृद्ध है। भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। इसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है। तो ब्रज भाषा का भी आपने पूरा जिक्र कर दिया, जो भी मेन मेन चीजें हैं कि क्षेत्र क्या रहा है, किन किन जिलों में बोली जाती है। साहित्य के दृष्टिकोण से ये बहुत ही समृद्ध भाषा रही है, और साहित्य में समृद्ध भाषा रही है तो किन किन साहित्यकारों ने लिखा है, खास तौर से आप कृष्ण भक्ति काव्य को केंद्र में रखेंगे। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर राम भक्ति काव्य लिख दिया तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए इस मेन चीज को ध्यान में रखना है। और साथ में रीतिकालीन काव्य भी ब्रज भाषा में लिखे गए, और ब्रज भाषा का दूसरा नाम अंतर्वेदी भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेन मेन चीजें हैं उसको हमने अंडरलाइन किया है। आपको भी हाथ से लिखते समय अंडरलाइन करना है। तो दो प्रमुख बोलियां हो गई। आगे भी हम दो प्रमुख बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें तीसरे नंबर की जो बोली है उसका नाम है अवधी। आप ध्यान रखिए कि अवधी कैसे लिखी गई है। कई बार हमने देखा है विद्यार्थी जल्दी जल्दी में गलत लिख देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब आप बोली का प्रयोग कर रहे हैं तो इस पे बड़ी ई की मात्रा होगी, अवधी। यह पूरे अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, अयोध्या, रायबरेली और प्रयागराज जिले आते हैं। इनके आसपास के जिलों में भी ये बोली जाती है, लेकिन इसका मिश्रित रूप थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे वाराणसी में आप देखेंगे या मिर्जापुर इलाके में देखेंगे तो एक बोली होती है काशी का। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। जो मेन मेन चीज है उसी को रखा गया है। आप जरूर अंतर करेंगे कि रायबरेली में अवधी बोली जाती है, जबकि बरेली में, सिर्फ बरेली में ब्रज भाषा बोली जाती है। इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेंस की तो तैयारी आप कराइए ही कराइए, प्री की भी कराइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर थोड़ी सी आप अपने चेतना का प्रयोग करेंगे तो इसी से आपके प्री की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। तो रायबरेली अवधी में, ब्रज भाषा की तरह ही अवधी का भी साहित्य समृद्ध रहा है। हिंदी साहित्य का सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य अवधी में है। पद्मावत और रामचरितमानस अवधी के बड़े महाकाव्य हैं। इसे कोशली या बैसवाड़ी भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अवधि से रिलेटेड जितने भी तथ्य होने चाहिए सभी तथ्यों को हमने एक जगह रख दिया है, और आपको लाइन बाय लाइन याद हो गया होगा। अब बात करते हैं हम भोजपुरी के ऊपर। भोजपुरी प्राचीन काल के भोजपुर राज्य क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को भोजपुरी कहा जाता है। इसका क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक फैला हुआ है। वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सिवान,
छपरा, आरा, बक्सर आदि जिलों में इसको बोला जाता है। कबीर के कुछ पदों में भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। अब हमने यहाँ पर कबीर को क्यों जोड़ा है? जानबूझकर कि कबीर का संबंध वाराणसी से था, फिर वो मगहर भी गए, घूमते तो बहुत थे, लेकिन इनकी जो मातृभाषा थी, कई आलोचकों ने सिद्ध किया है कि भोजपुरी थी। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि कबीर के कुछ पदों में भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भोजपुरी देश की सीमाओं को तोड़कर अपना सीमा विस्तार करती है। आज नेपाल, मॉरिशस और फिजी आदि देशों में इसको बोलने वाले पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि भोजपुरी को लेकर जो भी तथ्य होने चाहिए, उन तथ्यों को हमने यहाँ पर रख दिया है। कारण ये था कि हमारा जो जुड़ा हो रहा है, हमारा जो क्षेत्र है, वो भोजपुरी है। लेकिन हमने डेमो क्लास और इंट्रो क्लास में आप सभी को बताया था कि तमाम समानताएं होने के बावजूद भी आपका आंसर कैसे अलग होगा। अब यहीं पर चौथे नंबर पे जो विद्यार्थी बुंदेलखंड के हैं वो बुंदेली लिख देंगे, जो विद्यार्थी बघेलखंड के हैं वो बघेली लिख देंगे, जो कन्नौज क्षेत्र के हैं वो कन्नौजी के बारे में लिख देंगे। यानी कि आप कोशिश कीजिए कि एक अपनी बोली का उत्तर जरूर अपने उत्तर में शामिल कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उत्तर थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको तैयार करना है। और आप देखेंगे कि इस प्रश्न को हमने जो कंप्लीट कराया है, लगभग 300 शब्दों से अधिक इसमें शब्द हैं। तो एक तरीके से आपका 125 और 200 शब्दों का जो भी 250 या 200 शब्दों का जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन कम लिखने के लिए आपको ठोस ठोस चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि रिटेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके दिमाग में एक फॉर्मेट जरूर बन रहा होगा कि हाँ, हमें इसी तरीके से उत्तर लिखना है, ठोस ठोस चीजों को लिखना है। तो उम्मीद है कि आज का ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण भी आपने समझ लिया होगा और साथ में जो प्रमुख बोलियां हैं उनको कैसे लिखना वो भी आप समझ गए होंगे। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।